हमें पूरा यकीन है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में हम इसे अंजाम तक ले जाएंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये शब्द इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हैं। बात ईरान को खत्म करने की हो रही है, आप समझ ही गए होंगे। ईरान से इसका जवाब भी आ गया है कि इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू की बात से इतर एक रिपोर्ट भी है जो इस बात को बल देती है, प्रासंगिक बनाती है। रिपोर्ट अमेरिका से आई है, वहां की खुफिया एजेंसियों ने तैयार की है। हाल फिलहाल ही चेतावनी मिली है अमेरिकी सरकारों को कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। और सरकारों, ये बहुवचन में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन की रुखसती और डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के दौरान ही ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसलिए दोनों राष्ट्रपतियों को ये खबर दी गई थी। रिपोर्ट का कहना है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेगा, यानी परमाणु ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर। अब अगर रिपोर्ट पर यकीन करें तो इजराइल का ये हमला ट्रंप के प्लान के खिलाफ जा रहा है। कैसे? क्योंकि ट्रंप ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा समझौता वो चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर बमबारी करने से कहीं बेहतर है कि डील ही हो जाए। लेकिन वो ट्रंप ही थे जिन्होंने पिछले कार्यकाल में ईरान के साथ डील तोड़ दी थी, आपको याद होगा। कड़ी से कड़ी जुड़ी है, तो आज के शो में हम कुछ कड़ियां खोलेंगे, जैसे कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, क्या ट्रंप इसमें इजराइल का साथ देने वाले हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा और क्या ट्रंप ईरान के साथ समझौता कर पाएंगे। नमस्कार, अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तारीख 4 फरवरी 2025, ट्रंप सरकार 2.0 का तीसरा हफ्ता। इस दिन ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया। इसके तहत ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए। क्या लिखा था इस मेमोरेंडम में? ईरान को न्यूक्लियर हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM बोलते हैं, वो बनाने से रोका जाएगा। न्यूक्लियर हथियार आप जानते ही हैं। ICBM एक ऐसी मिसाइल होती है जिसे लंबी दूरी की न्यूक्लियर हमला करने के लिए बनाया जाता है। इसकी रेंज 6 से 9,000 किलोमीटर तक हो सकती है। दुनिया में लगभग 31 देशों के पास ये मिसाइल है। इनमें से महज 9 के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं। भारत के पास लगभग 15 तरीकों की ICBM है। ये तो हथियारों की बुनियादी बात हो गई। ट्रंप सरकार के मेमोरेंडम का दूसरा मकसद है ईरान के नेटवर्क को कमजोर करना, मसलन हमास, हिजबुल्लाह, हूती इत्यादि। तीसरा मकसद है ईरान को बाकी मिसाइलें और पारंपरिक हथियार बनाने से भी रोकना। इसके बाद इसी मेमोरेंडम में एक और चीज है, ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर। ईरान तक पैसे पहुंचाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाने हैं और ईरान की तेल बिक्री को पूरी तरह रोक देना है। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ यही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बनाया था और अब की बार ट्रंप ने इस पर साइन करते हुए कहा कि मैं साइन तो कर रहा हूं और ये करते हुए मैं बेहद नाखुश हूं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। So I'm signing this and I'm unhappy to do it. But मैं इस पर साइन कर रहा हूं, लेकिन ये करते हुए मैं दुखी हूं। लेकिन मेरे पास वाकई कोई और रास्ता नहीं है। हमें अपने पक्ष को लेकर सख्ती दिखानी होगी। हम चाहेंगे कि हमें इसका ज्यादा इस्तेमाल न करना पड़े। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में शांति हो तो बेहतर होगा। we don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. Mr. President, you can engage in conversation. ये सैंक्शंस, ये पाबंदियां क्यों लगाई गई? दरअसल अमेरिका का आरोप है कि ईरान छिप कर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। ईरान के पास अभी तक एक भी परमाणु बम होने की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2000 के दशक में न्यूक्लियर बम हासिल करने की सीक्रेट कोशिशें शुरू की थी। साल 2000 में हाशिम रफसजानी और 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोनों ने खुलेआम धमकी दी थी कि इजराइल को जड़ से मिटा दिया जाएगा। रफसजानी ने तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की बात भी कह डाली थी। इजराइल को डर है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया उस दिन हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी को आधार बनाकर वो ईरान के वैज्ञानिकों और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने लगा, जबकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता है। हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, हमारे सुप्रीम लीडर ने ऐसा आदेश दे रखा है। ईरानी हुकूमत धर्म के हिसाब से चलती है। सुप्रीम लीडर ने न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकते हुए पहले ही फतवा जारी कर रखा है। हम पर हमला करने वाले भी हमें न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे।
ट्रंप ने फरवरी 2025 में जो सैंक्शंस ईरान पर लगाए, इनका सीधा असर भी पड़ा। लंबे समय से ईरान ये आरोप लगाता रहा कि इन प्रतिबंधों की वजह से जरूरी दवाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इन प्रतिबंधों से अप्रत्यक्ष तौर पर ईरानी लोगों की फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है। ईरानी हुकूमत से प्रतिक्रिया भी आई। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके लोगों तक जीवन यापन के जरूरी साधन भी नहीं पहुंच रहे हैं। वे हमारे लोगों तक खाने, पानी और दवाओं को पहुंचने से क्यों रोक रहे हैं? वे हमें नहीं रोक पाएंगे, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंध लगाने का मकसद है ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से सिर्फ दो चीजें रोक सकती हैं। पहला ऑप्शन है बमबारी, दूसरा ऑप्शन है समझौता। लेकिन ट्रंप का ये रुख उन्हीं के पिछले कार्यकाल से बिल्कुल उलट है। 2016 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब ईरान के साथ पहले से ही एक डील की जा चुकी थी। क्या था इस डील में? डील का पूरा नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। डील जुलाई 2015 में हुई ईरान और 6 देशों के बीच। ये 6 देश कौन कौन से थे? UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, और छठा देश था जर्मनी। डील का मूल मकसद था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम अयस्क को एनरिच करना पड़ता है, उसको रिफाइन किया जाता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। रिफाइनिंग के कुछ स्तर भी होते हैं। 3 से 5% तक रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हो सकता है। ईंधन बनाने के लिए 20% या उससे ज़्यादा रिफाइंड यूरेनियम चाहिए और उसका रिसर्च रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% 90% या उससे ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है। JCPOA से पहले ईरान में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट थे, नतांज और फोर्दो में। उसके पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे। ईरान ने क्या वादा किया था? सेंट्रीफ्यूज की संख्या 20,000 से घटकर 5,060 की जाएगी। यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% से 4% पर लाया जाएगा। 2031 तक लो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक 300 किलो तक रखा जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करने की, इंस्पेक्शन करने की इजाजत होगी। डील से पहले ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक परमाणु बम बना सकता था। इस समयांतर को ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। अमेरिकी एजेंसियों का कहना था कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार है। डील के बाद ब्रेकआउट टाइम बढ़कर के 12 महीने का हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा तब थे। उन्होंने कहा था कि इससे न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कम होगा, ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। आज अमेरिका ने अपनी पॉलिसी और अपनी मजबूत पोजीशन को ध्यान में रखकर बात की। अब हमने इस इलाके में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोक दिया है। इस समझौते के बाद दुनिया ये मानकर चल सकती है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। एक तरफ ओबामा ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को ऐतिहासिक बता रहे थे, दूसरी तरफ एक धड़ा इसके सख्त खिलाफ था, जैसे कि इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू आज भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तब भी हुआ करते थे। उन्होंने पहले से ही विरोध शुरू कर दिया था। मार्च 2015 में उन्होंने कहा था कि यह बेहद खराब डील है, इससे खराब कुछ और नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, हमें ये कहा गया था कि बुरे समझौते से बेहतर है कोई समझौता ना हो, और ये एक बुरा समझौता है। ये बहुत बुरा समझौता है। हम इसके बगैर ही बेहतर स्थिति में थे। खैर, नेतन्याहू के विरोध के बावजूद डील तो हो गई। इसके बाद क्या क्या हुआ? दिसंबर 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सैन्य पक्ष की जांच बंद करने का फैसला किया। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने 2003 तक परमाणु बम बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। कुछ प्रयास 2009 तक जारी रहे, हालांकि उसके बाद इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। जनवरी 2016 में डील लागू हो गई। इसके बाद UN, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाए प्रतिबंधों में ढील दी। फिर नवंबर 2016 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली। जनवरी 2017 में ट्रंप कुर्सी पर बैठे। इन्होंने कहना शुरू किया कि ईरान न्यूक्लियर डील में भारी झोल है, ये कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मई 2018 में ट्रंप ने इस डील से बाहर निकलने का फैसला किया। जो प्रतिबंध ईरान पर डील से पहले थे उनको फिर से लागू कर दिया गया। इससे ईरान की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा। 2-3 वजह है। पहली बात तो उस वक्त ट्रंप की टीम में ज्यादातर वो लोग थे जो ईरान हॉक्स माने जाते हैं, बोल्टन, ये वो, जो ईरान से जंग चाहते थे एक तरह से। दूसरी बात ये है, ट्रंप
डील तोड़ी इस वजह से भी क्योंकि वो ओबामा के खिलाफ थे, और वो डील ओबामा ने की थी। जो JCPOA जो पुरानी डील थी ईरान के साथ, वो ओबामा की देन थी, तो ट्रम्प तो उसके खिलाफ थे। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने में मुश्किल होने लगी उसको। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे, पाबंदियां लगी, तब उसने JCPOA की शर्तों का उल्लंघन शुरू किया। वो यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाने लगा, एनरिचमेंट पर जोर देने लगा। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। इसके बाद ईरान ने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट की अब कोई सीमा नहीं रहेगी। ईरान पर कासिम सुलेमानी की हत्या को लेकर ट्रंप और उनकी टीम पर हमले की प्लानिंग का आरोप भी लगता है, हालांकि ईरान इसे खारिज करता है। ट्रंप से पत्रकारों ने यह सवाल भी पूछा था, आप इस समझौते पर साइन करने से क्यों नाखुश हैं, जबकि इसी ईरान ने आपको और आपकी टीम को मारकर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और ऐसा करना उनके लिए बहुत बुरा होगा। मेरी वजह से नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे बर्बाद हो जाएंगे, यही उनका अंत होगा। मैंने अपनी टीम को यह कह रखा है, अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। खैर, वे ऐसा कर नहीं पाएंगे। डील टूटने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कड़वाहट बढ़ी। 2020 में अमेरिका में चुनाव हुए, जो बाइडेन चुन करके आए। बाइडेन के रहते ये डील फिर से शुरू करने की बात चली। ईरान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट जावेद जारिफ ने 22 जनवरी को बयान दिया, कहा कि 9 अक्टूबर 2023 को इस सिलसिले में ईरान और अमेरिका की एक मीटिंग भी होनी थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले हमास का हमला हो गया और बात टल गई। हमास और इजराइल के बीच 15 महीने जंग चली और अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है और अब वो अपने पुराने प्लान को पलटना चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान डील के लिए तैयार होगा? इसको लेकर ईरान की ओर से सबसे हालिया बयान 18 फरवरी 2025 को आया है। वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या कहा, वो सुनिए। مردم ایران با ملت ایران با زبان احترام و کرامت صحبت بشه طبیعی هستش که با همون زبان هم अगर ईरानी लोगों से सम्मान से बात की जाए तो हम उसी तरह से जवाब देंगे। हमने अब तक क्या देखा है? कुछ एक अच्छी बातें और सैन्य कार्रवाई की धमकियां, और वे खुद जानते हैं कि ये खोखली धमकियां हैं, क्योंकि वे ईरान के जवाब देने की ताकत को समझते हैं। एक दस्तावेज था जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो उनकी नीति को परिभाषित करता है। हम भी अपनी नीति को उसी के मुताबिक बनाएंगे, और किसी भी परिस्थिति में हम इतने दबाव और धमकियों के बीच बातचीत नहीं करने वाले। خودمون رو با همون سیاست تنظیم می‌کنیم، تحت فشار حداکثری و تحت تهدید به هیچ وجه مذاکره نخواهیم کرد. अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के जवाब भी सुनिए। हमें अमेरिका की सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये बेवकूफ़ी होगी, ये कतई तर्क संगत ना होगा, ये हमारे लिए बेइज्जती होगी। ट्रंप के आने से पहले जिनके साथ ये डील हुई थी, उन्होंने भी इस डील की शर्तों का उल्लंघन किया। डील के तहत अमेरिकी पाबंदियों पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो समझौता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वही ऐसे मेमोरेंडम पर साइन करते हैं जो हमारे देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। زانو در آوردن این انقلاب برمی‌داره، امضا میکنه، اعلام میکنه। ये तो अमेरिका और ईरान, या यूं कहें ट्रंप और ईरान की बात हुई। अब इजराइल वापस लौटते हैं और देखते हैं कि इजराइल का प्लान क्या है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 15 फरवरी को इजराइल पहुंचे थे। ये उनका मिडिल ईस्ट का पहला दौरा था। यहाँ उनकी मुलाकात हुई इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। गेस कीजिए कि दोनों ने किस मुद्दे पर बात की। वही मुद्दा जो फरवरी 2025 के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सेट कर दिया था। आप गेस कर चुके होंगे अब तक, डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान। दोनों लीडर्स के बीच इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। मसलन हमास को जड़ से खत्म करना है, सीरिया की नई सरकार से रिश्ते कैसे रखने हैं, इत्यादि। इसमें से एक मुद्दा ईरान भी था। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस इलाके का सबसे बड़ा खतरा ईरान ही है और हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। The common theme in all of these challenges is Iran. सारी चुनौतियां कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ी हैं। ईरान ही इस इलाके में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह है। हर एक आतंकी संगठन, हर एक हिंसक घटना और लाखों लोगों की शांति की राह में रोड़ा बनने वाली सारी कोशिशों के पीछे ईरान ही है। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, हम उसे इतना ताकतवर होने ही नहीं देंगे कि वो हर एक दबाव से बचकर निकल जाए। ये कभी नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात साफ कर दी है। And from action.
That can never happen. The president's been clear about that as well. बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धमकी दी जो हमने आपको शुरू में सुनाई। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. इजराइल और अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। हम उन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। हम ईरान को इस इलाके से खेलने नहीं देंगे। पिछले 16 महीने में इजराइल ने ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बेहद कमज़ोर कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की अगुवाई में और आपकी मदद से मुझे यकीन है हम इस काम को अंजाम तक ले जाएंगे। I have no doubt that we can and will finish the job. हमने आपको शो की शुरुआत में बताया कि नेतन्याहू के प्लान को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट निकाली है। CNN ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े ठिकानों पर हमला तो करेगा ही, उसका सबसे बड़ा मकसद है ईरान में तख्ता पलट करवाना। लेकिन इजराइल को इस हमले के लिए अमेरिका की मदद चाहिए होगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए हवा में ईंधन रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बमबारी करनी होगी जो जमीन के भीतर तक असर दिखा सके। लेकिन इजराइल के पास इतना बड़ा हमला अकेले कर लेने की क्षमता, शक्ति, ताकत नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप सरकार इजराइल की मदद करेगी, जबकि ट्रंप तो डील की ओर बढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो मदद करेंगे, बल्कि हारेट्स और दूसरे पेपर इजराइल की रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब मिले ट्रंप नेतन्याहू से तो नेतन्याहू ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करें ईरान के ऊपर अटैक करने में, और ट्रंप ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने मना किया इसको। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं इलेक्ट हुआ लड़ने के लिए, और मैं जंग खत्म करने के लिए इलेक्ट हुआ हूँ। और मुश्किल लग रहा है। ट्रंप ये तो बार बार कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, पर नेतन्याहू मैक्सिमम प्रेशर नहीं चाहते, यानी कि वो ज्यादा सैंक्शंस या और तरह का प्रेशर नहीं चाहते ईरान से, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका नतीजा एंड में एक डील ही होगा। यानी ट्रंप लड़ना चाहते नहीं है और व्यापार चाहते हैं, व्यापारी आदमी है, वो एंड में डील साइन कर लेंगे। तो नेतन्याहू ये नहीं चाहते। ट्रंप जानते हैं कि अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे। अगर ईरान पे हमला होगा, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। पहली बात तो ईरान शायद इजराइल पे डायरेक्टली हमला करे या ना करे, वो एक चीज है। दूसरी बात यह है कि वो घाटी में करेगा, पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं उसमें करेगा। ऑयल रोक देगा बिल्कुल, ऑयल की प्राइस आसमान छू जाएगी। अमेरिकन बेस भी हैं, गल्फ में भी बेस हैं, आसपास भी बेस हैं। ईरान खुल के अटैक करेगा यूएई और सऊदी के ऊपर भी, उनके ऑयल टर्मिनल्स पे, शिप्स के ऊपर। तो उससे इकोनॉमी, फॉरेन ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो और इसका मतलब नहीं है, हो सकता है अमेरिका ऑयल इंडिपेंडेंट हो गया है, इतना तेल बना रहा है कि अपने लिए काफी है, निर्भर है वो। पर तेल का प्राइस जो है उसे हम फंजिबल कमोडिटी कहते हैं तेल को। यानी कि तेल का प्राइस ऐसे सेट नहीं होता कि अमेरिका के पास काफी तेल है तो तेल का प्राइस अमेरिका में अलग होगा। तेल का प्राइस एक ग्लोबल लेवल पे सेट होता है, पूरी दुनिया, विश्व के स्तर पे सेट होता है। तो अगर कमी हुई तेल की चीन में या घाटी में, पर्शियन गल्फ में या कहीं और, तो अमेरिका का तेल आके उसको पूरा करेगा, उस प्राइस को। प्राइस जो है वो फंजिबल है, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही प्राइस सेट होती है। ये नहीं है कि अमेरिका बच जाएगा इससे, अमेरिका में भी तेल की प्राइस आसमान छू जाएगी। अब ईरान का जवाब भी आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि हम किसी भी मिलिट्री थ्रेट को काउंटर करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह का बयान देने वाले शख्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। नक़्ज़ फ़ाहिश उसूल व अहदाफ़ मंशूर मिलल मुत्तहिद हस्त व गोयंदे इन सुखनान व बयान कुनंदे चनिन तहदीदी। इस तरह से औरों को धमकाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन है, और अगर ईरान की बात हो रही हो तो मैं ये कहूँगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इजराइल ने 26 अक्टूबर 2024 को भी ईरान पर हमला किया था। इजराइल ने बमबारी ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में की थी। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी। कहा था कि हम इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए अटैक कर रहे हैं। अगर इजराइल ने इसके आगे कोई कार्रवाई की तो और करारा जवाब मिलेगा।
इसराइल ने ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया था। बीच में अमेरिका से उसकी खटपट भी हुई। तब भी इसराइल का प्लान था न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमला करने का, लेकिन बाइडेन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर भी 26 अक्टूबर को इसराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। हालांकि उसने मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाने पर रखा। माना जाता है कि इस हमले के बाद ईरान का एयर डिफेंस खासा कमजोर हो चुका है। अगर अब इसराइल हमला करता है तो क्या ईरान अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं है उनके पास अब ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज अपने आप को बचा पाए। पर ये ज्यादातर प्रोग्राम जो है ये अंडरग्राउंड शिफ्ट हो गया न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो बम चाहिए वो अमेरिकन बम है, और वो भी पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं, यानी साफ नहीं है। अगर कन्वेंशनल वेपन्स हैं तो हो सकता है कि तहस नहस कर दें, या फिर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने पड़े उतने डीप जाने के लिए। तो इसराइल के पास तो खासतौर से नहीं है, अकेले तो वो नहीं कर पाएगा उनका ये तहस नहस। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब से पहली सुर्खी आई है। राजधानी रियाद में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 18 फरवरी को बैठक हो रही है। बैठक का विषय है यूक्रेन पीस डील, लेकिन इसमें ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है ना ही किसी यूरोपियन कंट्री को। अब जाहिर सी बात है कि दोनों इस बातचीत का विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना कोई भी पीस डील, कोई भी शांति समझौता बेकार है। वहीं क्रेमलिन ने कहा है, यानी रूस ने कहा है कि अगर जरूरत लगी तो व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे। रियाद में हो रही इस मीटिंग से एक दिन पहले 17 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कई बातों पर चर्चा हुई। 3 खास बातें आपको बता देते हैं। पहली बात, पीस डील के बाद यूक्रेन में यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती से जुड़ी। दूसरी बात, यूरोप में अमेरिका की मदद या उपस्थिति कम होने की स्थिति में डिफेंस बजट बढ़ाने पर चर्चा। मीटिंग के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हम यूक्रेन में स्थायी शांति समझौते की स्थिति में ब्रिटिश सैनिकों को तैनात करने पर विचार करेंगे, लेकिन इसके लिए अमेरिका का समर्थन होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी गारंटी ही रूस को यूक्रेन पर दोबारा हमला करने से रोकने का एकमात्र तरीका है। यूक्रेन में सेना भेजने के मुद्दे पर जर्मनी ब्रिटेन से असहमत दिखा। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि यह विचार पूरी तरह से अपरिपक्व और अनुचित है। मीटिंग के पहले और बाद में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप से बात की। जेलेंस्की से भी एक बार बात हुई। मैक्रोन ने दोनों को मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया। दूसरी सुर्खी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से जुड़ी हुई। 17 फरवरी को वो 2 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उनकी ये दूसरी भारत यात्रा है। इसके पहले मार्च 2015 में वो भारत आए थे। आज 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों देशों ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की, जहां व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आज वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। दोनों देशों के बीच अगर हम व्यापार की बात करें तो कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। भारत की ज़रूरत का 48% LNG कतर से ही आता है। भारत की ज़रूरत का 29% LPG भी कतर ही उपलब्ध कराता है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी OEC के अनुसार 2023 तक भारत का कतर से ट्रेड डेफिसिट लगभग $11 बिलियन यानी करीब 95.6 हजार करोड़ रुपए का है। वहीं कतर में लगभग 15,000 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें लार्सन एंड ट्रूबो, TCS और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इससे इतर कतर में लगभग 8,35,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंस और लेबर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तीसरी सुर्खी कनाडा से है, जहां के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। डेल्टा एयरलाइंस का एक प्लेन रनवे पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 80 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि प्लेन मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था और लैंडिंग के समय वो रनवे पर पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल से कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें मित्सुबिशी CRJ 900 LR विमान बर्फीली सतह पर पीठ के बल उल्टा पड़ा है। वहीं प्लेन से काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है और रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। इस घटना पर पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने X अकाउंट से पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का पता लगा लिया गया है। आपातकालीन टीमें कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा आज का लल्लन टॉप शो भी जरूर देखिए, जिसमें हमने बात की है भुवनेश्वर के KIIT में चल रहे विवाद पर और इस पर कि भारत में पढ़ रहे नेपाली छात्रों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। नए चुनाव आयुक्त पर भी बात हुई है। जरूर देखिएगा लल्लन टॉप शो। फिलहाल अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।